गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग ने कुछ पढ़ा हुआ था फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड टॉपिक कल हम लोग ने, ठीक है। तो कल हम लोग ने बेसिकली पढ़ा था विस्कस फोर्स के बारे में, कुछ मतलब विस्कस फोर्स के बारे में हम लोग ने कल पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। आज हम लोग रिमेनिंग इसके 2 टॉपिक रह गए हैं, वो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारे पास पहला टॉपिक है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ समझते हैं। कल मैंने आपको विस्कस फोर्स के बारे में बता दिया था। विस्कस फोर्स के बारे में मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था कि जब दो फ्लूइड एक आगे की ओर जाएगा, एक पीछे की ओर जाएगा, जब फ्लूइड एक फ्लूइड के ऊपर से आगे की ओर बढ़ेगा, दूसरे फ्लूइड पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को हम लोग विस्कस फोर्स कहेंगे फ्लूइड में, ठीक है। या कोई फ्लूइड है वो बैंक के किनारे है, वो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग विस्कस फोर्स कहेंगे। आज हम लोग स्टोक्स लॉ को देखेंगे। स्टोक्स लॉ सिंपल सा है, समझते जाइए बस। मान लीजिए ये लिक्विड है, अब इस लिक्विड पर कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर, क्योंकि मैंने आपको कल इससे बताया नाव, और कोई एक ऑब्जेक्ट नीचे, वो v वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है और ये भी v वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इन दोनों के अगर कंपेयर करें तो ये ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आगे की ओर जाएगा इसकी कंपैरिजन में। तो स्टोक्स लॉ इस पर वर्क नहीं करेगा, इस पर हमारा विस्कस फोर्स वर्क करेगा, इस पर हमारा स्टोक्स लॉ वर्क करेगा। स्टोक्स लॉ वर्क करता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के इनसाइड होगा, तब वो जिस वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टोक्स लॉ कहेंगे। समझ में आ गया? तो अब देखिए Stokes law depends on the following condition। पहली कंडीशन देखो, किस कंडीशन पर डिपेंड है। पहली कंडीशन है इट्स depends on the size or shape or dimension of the object। क्लियर हो गया? ओके, मतलब ये ऑब्जेक्ट की साइज या फिर शेप या फिर डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। दूसरा देख लेते हैं, इट्स depends on the speed of an object। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इनसाइड द फ्लूइड है, इनसाइड द फ्लूइड में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, मतलब उसकी डायमेंशन इस पर डिपेंड करते हुए स्पीड पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। ओके, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा डिपेंड करेगा डेंसिटी, ठीक है, फ्लूइड डेंसिटी पर या विस्कस पर। इट्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा, ओके। तो इसीलिए कंडीशन क्या निकल गया, जब भाई आगे की ओर बढ़ रहा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेप, रेडियस, स्पीड और ईटा। ईटा मतलब कोएफिशिएंट। अब इसको जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो 6 पाई ईटा आरपी, ये इसके लिए फार्मूला बनता है। सबसे बड़ी बात सर, ये चीज़ तो समझ में आ गई, हमें पता है, लेकिन 6 पाई स्टोक्स ने मैथमेटिकली प्रूफ किया हुआ है। स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट ऊपर के लिए तैर रहा है। भाई मान लो नाव हो गई, शिप हो गई, स्टीमर हो गई, सब ऊपर के लिए तैर रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर इनसाइड द फ्लूइड अगर आगे की ओर बढ़ रहा है, तब उस पर कंडीशन क्या लग रही है, वो किस मीडियम से आगे की ओर बढ़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने ये कंडीशन बताई। समझ में आ गया भाई? अब जैसे पनडुब्बी है, पनडुब्बी इनसाइड द वाटर रहती है, ठीक है, तो इनसाइड द वाटर कैसे आगे की ओर बढ़ रही, तो वो स्टोक्स लॉ ने अपना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। समझ में आया भाई?
क्लियर हो गया। तो स्टोक्स का ये लॉ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वो जो हमने कल आपको लॉ बताया तो वो विस्कस फोर्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपर द लिक्विड है, अपर द फ्लूइड है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है तो वहाँ पर हम विस्कस फोर्स लगाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड अगर आगे की ओर बढ़ रहा है तब हम क्या लगाएंगे, तब हम उस पर यूरो लगाएंगे। समझ में आ गया होगा? ठीक है। ईटा आपको पता ही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर आपको पता ही है, रेडियस, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसा भी होगा, वी दी हुई है, फोर्स आपको पता। समझ में आ गया है? ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ओके, नोट हो गया होगा, ये चीजें याद रखिए। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है पानी का, ठीक है, ये वाटर है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की ओर जाता है। भाई इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमें दे दिया 200 ग्राम, 200 ग्राम कम करें 2 kg करें, 2 kg, ठीक है। वाटर में जा रहा है तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 10 की पावर 3, W लिख देना, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ईटा हमें वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हमसे कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमसे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पूछ रहा, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू पूछ रहा, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करो। हमें फॉर्मूला पता है, क्योंकि इनसाइड द लिक्विड है, मतलब स्टोक्स लॉ लगाओ। हमेशा देखना इनसाइड द लिक्विड दिया हो तो आप स्टोक्स लॉ बंद करके लगाओगे, F = 6 पाई ईटा आर बरोबर। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, F को मास दे रखा है, हमें A निकालना है, ठीक है। तो M A 6 पाई की वैल्यू 3.14, ईटा की वैल्यू 10 की पावर -3, R की वैल्यू नहीं दी है ना, चलो भाई, तो R की वैल्यू हमें दे रखी है 0.02 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो 0 मीटर में 10 की पावर -2 10 की पावर -4, V की वैल्यू 10। ओके, हमें निकालना क्या है, A, तो A = 6 3.14 10 to the power -3 into 2 into 10 to the power -4 into 10 by M की वैल्यू 2 kg। सही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सब बढ़िया, ठीक है। इससे तो मतलब ही नहीं था, ठीक है। कुछ कट हो जाएगा क्या? हाँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कट होगा क्या? नहीं कट होगा। तो A = क्या निकल कर आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई सब करा तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, पॉइंट लगा दिया इनटू ये बना दे -3, तो 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसका एक्सेलरेशन बहुत 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 कम होगा वाटर में, इधर देख लो कैलकुलेशन, ठीक है। तो 6 पाई की वैल्यू 3.14, ईटा की वैल्यू 10 की पावर -3, रेडियस हमें क्या दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 की पावर -4 मीटर में चेंज करेंगे, और बी के हमें क्या दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, ए वैल्यू पुट कर ली, 2 से 2 कैंसिल हो गए क्योंकि मास हमें ये नहीं रखा, तो सॉल्व के लिए। तो मतलब ये पता चला कि ऑब्जेक्ट अगर इनसाइड द लिक्विड बढ़ रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके,
नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पानी का, ये है पानी, वाटर। यहाँ पर वही एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाने पर रुक गया मतलब स्टॉप हो गया, भाई आगे बढ़ा रुक गया। तो रुकने पर मतलब ये अगर हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी है तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, जीरो बन गई। रुकना मतलब रेस्ट मतलब जीरो बन गई। ठीक है, रेडियस आगे रहेगी, रेडियस में कोई चेंज नहीं। तो हमसे कह रहा है ये ऑब्जेक्ट ए से जब बी पर पहुंचा तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कवर किया। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें डिस्टेंस निकालना है। ओके, सिंपल सा है, अब देखते जाओ। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले फार्मूला लगा दो, सॉल्व करेंगे इसको भी। ठीक है, हमें एफ इक्वल फार्मूला पता है 6 पाई ओके ईटा आर बी। ठीक, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको एम ए, क्योंकि मास एम है इसका, इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। तो ए इक्वल टू क्या निकल कर आगे 6 पाई ईटा आर बी बाय एम। एक तो इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर फिर डालकर छोड़ दी। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है उसको देखो भाई। ठीक है, ओके, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी की फॉर्म में तोड़े तो एक्सेलरेशन के 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है a इक्वल टू ds बाई dt, ये तो लगेगा नहीं। एक होता है a इक्वल टू dv बाई dt, वो भी नहीं लगेगा। एक होता है a इक्वल टू v dv बाई ds, ये होता है, पता है आप लोगों को, अच्छी बात है। अब a की वैल्यू उठा कर, a की वैल्यू में क्या रखी भाई 6 पाई ईटा आर v बाई m इज इक्वल टू v dv बाय dx। v से v कैंसिल, यहाँ तक क्लियर। हमें ds की वैल्यू निकालनी, ds इज इक्वल टू, सब वैल्यू को इधर भेज दिया हमने। ठीक है, हाँ सही है, हमें ds डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चाहिए ना। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया भाई m ऊपर आ जाएगा dv बाय 6 पाई ईटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन करके जब छोटे से बड़े निकालते हैं तो पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ ds s बन जाएगा। कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लिया, m 6 पाई ईटा r, अंदर क्या बचा dv। ठीक, अब ध्यान से देखो, लिमिट दे रखी है। अपर लिमिट अगर हम बात करें तो ये दे रखी है, लोअर लिमिट अगर हम बात करें तो ये दे रखी है। अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट u। ठीक, और एक चीज अगर हम बात करें तो जो विस्कस फ्रिक्शन होता है या विस्कस फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट में लगता है। कल मैंने आपको निगेटिव साइन बताया था, चाहो तो आप यहाँ पर निगेटिव ले लो या फिर ना लो, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव ले रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली। निगेटिव साइन पहले मैंने बताया, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या करेगा कि अपोजिट एक्शन प्रोसेस होगा। तो s इज इक्वल टू माइनस का m 6 पाई ईटा r, इसको आपने किया क्या निकल कर आया v u से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s इज इक्वल टू माइनस का m 6 पाई ईटा r माइनस का u। तो s इज इक्वल टू m माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 6 पाई ईटा r। इसके लिए ये आंसर
मतलब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड मीडियम से अगर इनसाइड का फ्लूइड आगे की ओर बढ़ रहा है, अगर उसका हमसे डिस्टेंस पूछता है, डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तब आप सीधे सीधे ये फार्मूला रख सकते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, पक्का आ गया है? कोई माइनस है आपको पता ही चल रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ के लिए लगता है? पीछे के लिए लगता है। कल मैंने आपको नेगेटिव साइन बता दिया था, नेगेटिव साइन अपोजिट एक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो लेकर चल सकते हैं, नहीं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए ले लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया होगा? चलो आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो आपको याद होगा जब बरसात होती है तो बरसात में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो नीचे की ओर गिरती है। जब वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर गिरती तो ऊपर से गिरी तो उसकी वेलोसिटी कम, नीचे आई ज़्यादा, नीचे आई ज़्यादा, और नीचे आते आते बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करती है तो बहुत देर से ऐसे लग रहा है कोई ईंट मार रहा है। तो मतलब उस वाटर ड्रॉपलेट्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की वैल्यू वर्क कर जाती है। ये तो आप लोगों को पता ही है। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करे उसी रीजन से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हमें उसी को हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। जब उसकी वेलोसिटी वाटर ड्रॉपलेट की बढ़ जाएगी तो एज एक पोजीशन पर आकर कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। इंक्रीजिंग करने को कभी नहीं कहेंगे वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। इंक्रीज करने को तो वेलोसिटी कहेंगे, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जहां पर उस वाटर ड्रॉपलेट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, तो वहां पर जो वेलोसिटी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। ओके, अब देखो भाई ये कुछ पानी बना के गंदी बात है, गंदी बात, ठीक है। मान लो ये क्लाउड है, ठीक है, बादल, क्लाउड, ओके। और यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ, अरे समझ लो भाई, वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही है, ठीक है, नीचे की ओर गिर रही है भाई, ओके। तो यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं तो इसके लिए हमें कंडीशन बतानी है। तो हमने कंसीडर भाई यहाँ पर आएगा तो यहाँ से जब निकलेगा तो उस पर ना कुछ, देखो इस पर और इस पर वेट नीचे की ओर लगेगा, क्लियर है? क्योंकि नीचे की ओर, अब जब भी वाटर ड्रॉपलेट नीचे की ओर गिरेगा तो इसका अपोज करेगा, कौन अपोज करेगा? एयर अपोज करेगा। एयर अपोज करके मतलब दो लेयर मिल गई, और जहाँ पर दो लेयर मिल जाएंगे वहाँ पर क्या लगाओगे? विस्कस फोर्स। तो यहाँ पर विस्कस फोर्स और यहाँ पर थ्रस्ट। तो ये जैसे निकला तो इन पर अभी तो कुछ लग नहीं रहा, तो दोनों जीरो हो गया। इस वाटर ड्रॉपलेट पर वेट तो नीचे की ओर लगेगा। अब देखो थ्रस्ट अगर बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे आ गए, ये वेट है, यहाँ पर u तो बढ़ ही रहा, f भी बढ़ रहा, बट यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पर वेलोसिटी हमारे लिए क्या हो गई? एक कांस्टेंट हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? ये बात समझ में आया कि नहीं? ये समझना जरूरी है, क्योंकि अब आप तो मेजर कर नहीं सकते, ना मैं मेजर कर सकता हूँ, बट कंडीशन बनाकर बताया जा रहा है कि कहीं पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट वो टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगा, ओके। चलो, तो टर्मिनल वेलोसिटी के मीडियम से ही कंसीडर किया जाता है कि जो रेन वाटर ड्रॉपलेट गिरे उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है भाई। चलो अब इसको देख लेते हैं। अब इसके लिए कंडीशन है, तो वेट इज इक्वल टू यू, यू मतलब अब थ्रस्ट, और एफ मतलब
फोर्स, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला mg, इसका आपको पता ही है क्या होता है, रो वी जी। और ये विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, तो विस्कस फोर्स के लिए अभी हम लोग फार्मूला निकलवा चुके हैं पीछे स्टोक्स लॉ के मीडियम से। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी यूजिंग स्टोक्स लॉ। ये भी लिख रहा हूँ, क्यों, नहीं तो पता चला हमने लगा दिया यहाँ पर F इक्वल टू ये सिग्मा आर वी या ईटा आर वी, तो ये नहीं लगा सकते, ये लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, मैंने आपको बताया कि स्टोक्स लॉ कब लगाते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड इंटर करेगा। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर ड्रॉपलेट, और इनसाइड मतलब एयर मीडियम, तो एयर मीडियम में अंदर इंटर कर रहा है, इसलिए स्टोक्स लॉ लगाएंगे। वाटर ड्रॉपलेट, बादल क्लाउड से वाटर ड्रॉपलेट निकला, और वाटर ड्रॉपलेट ऐसे तो डायरेक्ट गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो वो उस एटमॉस्फेयर के अंदर से इंटर होते हुए आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा होगा, स्टोक्स लॉ। याद रखिए, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया 6 पाई ईटा आर वी, क्लियर हो गया। अब देखो तो हम एन से तो मतलब है, इसको हम तोड़ लें, तो इसको भी डेंसिटी, अब यहाँ पर डेंसिटी हमने किसकी रख दी, ऑब्जेक्ट की, तो डेंसिटी वी जी इज इक्वल टू सिग्मा वी जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। आर वी हम यहाँ पर वी को टी के साथ, टी मतलब हो गया टर्मिनल लॉस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसको इधर लेंगे तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू, यहाँ से हमने वी जी को कॉमन करेंगे सिग्मा माइनस, ठीक है। हमें निकालना है वी टी, तो वी टी इज इक्वल टू वी जी सिग्मा माइनस रो बाय 6 पाई ईटा आर। अब ध्यान से देखो, वाटर ड्रॉपलेट हमारे लिए एक सॉलिड स्फीयर होता है, वाटर ड्रॉपलेट हमारे लिए क्या होता है, सॉलिड स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो बाय 6 पाई ईटा आर। पाई से पाई कट गया, ये से कट गया, 2 बन गया। अब देखो भाई 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो वी टी इक्वल टू क्या निकल आएगा, 2 2 ज़ा 4, सॉरी ये पावर कैंसिल हुई, ठीक है। तो 2 ये आर क्यूब से आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 ईटा, ये हमारे लिए फार्मूला बन गया, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। समझ में आ गया भाई, ओके ठीक। अब देखो ये तो आपको पता ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपको पता ही रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ये पता है जी। सिग्मा क्या है, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब फ्लूइड, लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी 10⁻³ होगी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम मतलब जिस मीडियम से वो पार हो रहा है, तो कौन से मीडियम से, एयर मीडियम से जा रहा है, तो एयर मीडियम की डेंसिटी होगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से आ गया है, नोट करें। जल्दी से नोट हो गया होगा, ओके चलो भाई अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो ओके, अब क्वेश्चन है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं, एक कोई वाटर ड्रॉपलेट है जो नीचे की ओर गिर, हमने सपोज करते ये वाटर ड्रॉपलेट है, ऐसे दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब बेटा पानी नहीं है, एयर मीडियम है, ठीक है। एयर मीडियम से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक। तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस में बाहर लिख रहा हूँ,
इसकी जो रेडियस वो दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एयर मीडियम, क्योंकि एयर मीडियम को पार कर रहा है, तो डेंसिटी ऑफ एयर मीडियम 1.2 kg/m³, क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट वाटर की है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी 10⁻³ kg/m³। तो हमसे कह रहा है इस वाटर ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, हमसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक। रेडियस दे दी, सिग्मा इसमें दे दिया है हमें वही 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, हमें ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। सीधे सीधे टर्मिनल वेलोसिटी Vt इक्वल टू क्या निकला था भाई 2/9 ईटा r² g सिग्मा माइनस 1, ठीक है। तो Vt इज इक्वल टू r की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, g की वैल्यू 10/9 × सिग्मा की वैल्यू ईटा की वैल्यू 10⁻³ इसकी वैल्यू गड़बड़ हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी क्योंकि मैंने ईटा दिखाया, मैंने कहीं पर 2 जगह नहीं दिखाया, तो ये इसको ऐसे रखिए और ये कोई दिक्कत किसी को। तो सिग्मा की वैल्यू 10⁻³ और रो की वैल्यू 1.2, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। Vt इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2 × 2 × 4 × 10⁻⁸ × 10 × अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 से अगर 1.2 हट गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अप्रॉक्सीमेटली 999.8 निकल कर आएगा। तो उसको वापस से 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ओके, अपॉन 9 × 10⁻⁻³ बरोबर। तो Vt इक्वल टू 4 × 2 = 8, ठीक है, 8/9। अब ध्यान सुनो, ये माइनस ऊपर प्लस चला गया, तो 3367, तो 10⁻⁻8 × 10⁻7, तो हमारे पास निकल कर आ गया 8/9 × 10⁻⁻1। अब 9 का डिवाइड करा लो भाई, समझदार हो, बिल्कुल है सर। तो सही, तो हम इसका डिवाइड करा लें, तो 9 का अगर हमने डिवाइड कराया 8 में, तो सिंपल सा टेबल आपको देखना चाहिए, पॉइंट लगा के 0 बनाया, 9 8 × 72, 8 पॉइंट फिर से 0, ऐसे ही आता कंटिन्यूसली चले, तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा हमारे पास Vt इज इक्वल टू 0.9 × 10⁻⁻1 या फिर Vt इक्वल टू 0.09 मीटर/सेकंड, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी, चेक कर लीजिए भाई। कैलकुलेशन हमें Vt निकालना था, ईटा दे रखा था, डेंसिटी दे रखी थी, ये दे रखा था, रेडियस दे रखा था, हमने सीधे फार्मूला रखा है क्योंकि हम ये फार्मूला निकाल चुके हैं। तो 2r की वैल्यू 2 × 10⁻⁴, g की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10⁻³ 1.2 और ईटा की वैल्यू 10⁻3। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 10 हो गया, इसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻3 आ जाएगा, और 4 × 2 = 8 हो गया, ये ऊपर लेकर चलेगा तो 33617, 7 से इसको सेपरेट किया तो हमारे पास 1 निकल कर आ गया, इससे इसको डिवाइड करा कर 1। मतलब देखा जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी इतने पर, इतनी वेलोसिटी पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी वाटर ड्रॉपलेट की, यहाँ पर एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी पर 0 होगी। समझ में आ गया होगा सभी को? किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई समस्या भी नहीं हुई होगी। तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स जो आपका चैप्टर है वो टोटली एंड हो चुका, ठीक है। कल से हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लगाने, ठीक है। जो डाउट होंगे वो क्लियर करने हैं, और डे आफ्टर टुमारो, दैट मीन्स फ्राइडे को मैं आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी चैप्टर जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है आराम से पढ़ा है, कोई जल्दीबाजी नहीं पढ़ाया है, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुए होंगे, कोई भी फास्ट नहीं,
समझ में आ रहा है भाई सभी लोगों को? ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आपको सरफेस टेंशन अच्छे से समझ में गया क्योंकि हमने पूरी प्रॉपर्टी लिक्विड की यहाँ पर पढ़ी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। से गुड बाय, टेक केयर।